Hello everyone, welcome to the economics lecture series by Institute of General Studies. Please note that all the lectures are interrelated. Therefore, it is advisable to start from the beginning and watch the complete economic series for wholesome understanding of UPSC economics syllabus. So हम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट स्टडी कर रहे हैं एंड द नेक्स्ट टाइप इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. इट इज़ कॉज ड्यू टू चेंज ऑफ सीजन्स एंड एग्जिस्ट ड्यूरिंग लीन सीजन्स. चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जांपल जो वुलन इंडस्ट्री होती है वो सीजनल होती है. रीज़न बीइंग वुल के जो कपड़े होते हैं वो सर्दियों में पहने जाते हैं, तो सर्दियों में वुलन क्लोथ्स की डिमांड ज़्यादा होती है. इस कारण से वुलन इंडस्ट्री विंटर्स में ज़्यादा कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग एट्सेट्रा होती है. देयरफॉर समर जो गर्मियाँ हैं इट विल बी लीन सीजन फॉर वुलन इंडस्ट्री. और गर्मियों के अंदर वुलन इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं वो उतने नहीं होंगे जितने कि विंटर के अंदर होते हैं. अनदर एग्जांपल इज़ पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के अंदर जब फसल कट जाती है तो जब तक नई फसल बोई नहीं जाती तब वो जो पीरियड होता है फसल कटने से लेकर नई फसल बोने तक का पीरियड, दैट इज़ लीन पीरियड. उस टाइम पर जो फार्मर हैं दे डोंट डू एनी वर्क. अनदर एग्जांपल इज़ आइसक्रीम इंडस्ट्री. जो आइसक्रीम की डिमांड होती है वो ज़्यादा समर्स के अंदर होती है, इसलिए जो विंटर है, विंटर इज़ अ लीन सीजन फॉर आइसक्रीम इंडस्ट्री. Therefore, we can say that seasonal unemployment is caused due to change of seasons and it exists during lean seasons. The next type of unemployment is cyclical unemployment. It is associated with the ups and downs of business activity and it exists due to economic slowdown or contraction, that is recession or depression. तो basically जो cyclical unemployment है it is associated with ups and downs of business activities. जो business activities होती हैं इकोनॉमी के अंदर उनमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इन्हीं उतार चढ़ाव के कारण जो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है वो या तो अच्छी हो जाती है या फिर बुरी हो जाती है. जब इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, जब आर्थिक मंदी होती है या फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, इकोनॉमी का जो साइज़ है वो कम हो जाता है, दिस इज़ ड्यू टू रिसेशन एंड डिप्रेशन. तो उसमें क्या होता है कि जो ओवरऑल डिमांड जो है वो कम हो जाती है इकोनॉमी के अंदर फॉर द प्रोडक्ट्स और इसके कारण जो है एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन वर्स हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो जाती हैं. फ्लक्चुएशन इन बिजनेस ट्रेड साइकिल्स आर यूजली कॉज ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट डिमांड एट्सेट्रा. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन ड्यूरिंग रिसेशंस एंड डिप्रेशंस. चलिए इसको फर्दर डेप्थ में स्टडी करते हैं. जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं दे शो अ साइक्लिकल पाथ. साइक्लिकल पाथ का मतलब क्या है? साइक्लिकल पाथ का मतलब ये है कि इकॉनमी में चढ़ाव आएगा, देयर विल बी एक्सपेंशन इन द इकॉनमी, देन देयर विल बी बूम इन द इकॉनमी, उसके बाद रिसेशन आता है और फिर डिप्रेशन आता है और फिर से देयर इज़ एक्सपेंशन, बूम, रिसेशन. ऐसे ये जो इकॉनमी है वो साइक्लिकल पाथ में चलती रहती है. सो द फर्स्ट स्टेज इज़ एक्सपेंशन, देन देयर इज़ बूम, रिसेशन, देन डिप्रेशन और उसके बाद फिर से रिकवरी हो जाती है इकॉनमी के अंदर. बूम ऑफ द इकॉनमी इट रिप्रेजेंट्स द अपस्विंग फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल. और इस बूम के अंदर क्या होता है, जो नेशनल इनकम होती है और जो नेशनल आउटपुट होता है, मतलब गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है वो बढ़ जाता है. इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाती हैं और नेशनल इनकम जो होती है जो कंट्री की वो भी बढ़ जाती है एंड इट इंक्रीजेज एट अ फास्ट पेस. सो दिस इज़ द अपस्विंग फेज और द बूम फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल. सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, मज़े आ रहे हैं. ये जो बूम फेज है ये हमेशा के लिए नहीं रहता, इसके बाद कभी ना कभी रिसेशन आता ही आता है. रिसेशन फेज क्या होती है, इसकी दो डेफिनेशन है, एक तो थ्योरेटिकल और टेक्निकल डेफिनेशन, दूसरा प्रैक्टिकल डेफिनेशन. थ्योरेटिकल या फिर टेक्निकल डेफिनेशन मीन्स रिसेशन इज़ द नेगेटिव ग्रोथ फॉर 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स. एक क्वार्टर जो है वो 3 महीने का होता है, तो जो 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स के अंदर अगर जीडीपी ग्रोथ में नेगेटिव ग्रोथ आ रही है देन दैट मीन्स देयर इज़ अ टेक्निकल रिसेशन इन द इकॉनमी. फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वार्टर के अंदर मान लीजिए -2% ग्रोथ रेट है, नेगेटिव ग्रोथ रेट है, और सेकंड क्वार्टर के अंदर भी -2 या -3% जीडीपी ग्रोथ रेट चल रही है, तो 2 सक्सेसिव क्वार्टर के अंदर नेगेटिव ग्रोथ रेट आई. इस कारण से हम कह सकते हैं कि उस कंट्री की इकॉनमी जो है इट इज़ अंडर टेक्निकल रिसेशन. इसकी सेकंड डेफिनेशन है प्रैक्टिकल डेफिनेशन. व्हेन द इकॉनमिक ग्रोथ रेट फॉल्स ड्रास्टिकली टू अ वेरी लो लेवल. जब किसी कंट्री की इकॉनमिक ग्रोथ बहुत ही लो लेवल पे पहुंच जाती है तब हम उसे कहते हैं कि उस कंट्री की इकॉनमी जो है वो रिसेशन में है. रिसेशन में जनरली क्या होता है कि जो एग्रीगेट डिमांड है या फिर डिमांड इन द इकॉनमी वो कम हो जाती है, जिससे नेगेटिव बिजनेस सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स नहीं की जाती इकनॉमी के अंदर बाय प्राइवेट सेक्टर एंड इट इज़ सीन मोर प्रोमिनेंटली इन डेवलप्ड और कैपिटलिस्ट इकॉनमी. जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है वहाँ पे डिमांड की समस्या नहीं होती, वहाँ पे डिमांड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है. द एग्रीगेट डिमांड इन द इकॉनमी इज़ क्वाइट हाई इन कंपैरिजन टू द डेवलप्ड कंट्रीज़. डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर एग्रीगेट डिमांड की कमी ज़्यादातर देखी जाती है जब रिसेशन आता है.
रिसेशन आने के डिफरेंट कारण होते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, बट दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल 2008 के अंदर सब प्राइम क्राइसिस आया था एंड दिस क्राइसिस ओरिजिनेटेड इन यूएसए. उसके बाद ये यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी रिसेशन का कारण बना. सब प्राइम क्राइसिस के अंदर क्या हुआ, बैंक्स ने रिस्की बोरोस को ज़्यादा क्रेडिट दे दिया, जिस कारण से वेरियस बैंक्स इन यूएसए स्टार्टेड फेलिंग. द बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स्ड. देयरफॉर 2008 के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर है उसके फेलियर के कारण रिसेशन आ गया. तो रिसेशन आने के डिफरेंट कारण हो सकते हैं. इट मे बी ड्यू टू a decrease in the aggregate demand, it may be due to the subprime crisis as happened in 2008, and it may be due to any other factor. उसके बाद आती है डिप्रेशन की फेज़. सो दिस इज़ द डिप्रेशन फेज़. इट इज़ सीवियर एंड प्रोलॉन्ग रिसेशन. There is unprecedented fall in employment output, etc. For example, the Great Depression of 1929. Depression is nothing but very severe and prolonged recession, जिसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है, जो आउटपुट है, वो बहुत ही कम स्तर पर पहुंच जाता है. There is an unprecedented fall in employment output, etc. फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट डिप्रेशन इन 1929. जो डिप्रेशन जो हमने देखा था वो 1929 के ग्रेट डिप्रेशन में वी सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. उसके बाद हमने नहीं देखा है. उसके बाद रिसेशंस काफ़ी आए हैं, बट डिप्रेशन इज़ ओनली वन, 1929 ग्रेट डिप्रेशन. चलिए इसी के साथ कुछ टर्म स्टडी कर लेते हैं जो कि न्यूज़पेपर में काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती है. फॉर एग्जांपल स्टैग्नेशन. स्टैग्नेशन का मतलब होता है नियर अबाउट जीरो ग्रोथ, मतलब इकॉनमी के अंदर ग्रोथ ही नहीं हो रही है. जो इकॉनमी का साइज़ है वो ईयर बाय ईयर सेम ही है ड्यू टू 0% ऑफ ग्रोथ इन द इकॉनमी. अनदर इम्पोर्टेंट टर्म इज़ इकोनॉमिक स्लो डाउन. In economic slowdown, there is significant, although not drastic, there is significant fall in the growth rate of the economy. For the past 2 years, India has been experiencing economic slowdown. Economic slowdown का मतलब ये है जो growth rate है वो कम हो गया है significantly. Growth rate is not negative, but कम हो गया है. पहले 8% होता था तो अब 4% हो गया है या फिर 5% हो गया है, मतलब पहले से कम हो गया है. फॉर एग्जांपल अगर हम इस फिगर के अंदर देखें तो 2017-18 से पहले इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वाज रिलेटिवली बेटर, लेकिन 17-18 में इट रीच 7%. देन 18-19 इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वाज 6.1%, एंड इन 2019-20 एज पर द प्रोविजनल एस्टिमेट्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2021 economic growth rate was 4.2%. So we can see that there is significant fall in the GDP growth rate. So we can say that there is an economic slowdown in the economy. Another related term here is the what is double dip recession. Double dip recession में क्या होता है? It occurs when a recession is followed by a short-lived recovery and another recession. And it was seen in post 2008. It is 2008 क्राइसिस. 2008 के क्राइसिस के बाद पिग्स कंट्रीज़ के अंदर, पिग्स स्टैंड्स फॉर पोर्चुगल, इटली, आयरलैंड, ग्रीस एंड स्पेन. तो पिग्स कंट्री के अंदर डबल डिप रिसेशन देखा गया था. 2008 crisis was due to the subprime crisis in USA, as I have told earlier. The banks gave excessive credit to risky borrowers. This led to recession in USA due to the failure of the banking sector, and USA as well as in Europe. By 2011, American and most of the European countries recovered from this crisis, from this recession. But few countries such as PIGS, Portugal, Italy, Ireland, Greece and Spain again went into the recession. The second dip was due to sovereign debt crisis. The government of these countries were under severe debt and were on the verge of default. तो बेसिकली 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया. 2011 तक मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका वॉज रिकवर्ड फ्रॉम द रिसेशन. बट जो पिग्स नेशंस थे वहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी आई और उसके बाद फिर से रिसेशन आ गया. इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जांपल 2008 के क्राइसिस के बाद इकनॉमी जो है रिसेशन में चलेगी. उसके बाद थोड़ी सी शॉर्ट लिव्ड रिकवरी हुई और फिर से जो है इकॉनमी जो है पिग्स कंट्रीज़ की रिसेशन के अंदर चलेगी. सो देयर इज़ अ डिप विच इज़ 2 times. इकॉनमी में रिसेशन आया, छोटी सी हल्की सी रिकवरी हुई, उसके बाद फिर से इकॉनमी रिसेशन के अंदर चलेगी. अच्छा, फिर से जो इकॉनमी है पिग्स कंट्री की रिसेशन में क्यों गई? एंड इट वाज ड्यू टू सॉवरेन डेट क्राइसिस. ये जो पिग्स कंट्री हैं इनकी जो गवर्नमेंट थी, उन गवर्नमेंट के खुद के ऊपर ही इतना कर्ज था, इतना डेट था, दैट दीज गवर्नमेंट वर ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट. इस कारण से जो मार्केट सेंटीमेंट था इन इकोनॉमीज़ के अंदर वो काफ़ी लो हो गया. गवर्नमेंट खुद स्पेंड नहीं कर रही थी और साथ ही साथ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो भी इन कंट्रीज़ के अंदर फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, जिस कारण से दीज कंट्री फर्दर वेंट इनटू रिसेशन. सो दिस वाज ऑल अबाउट डबल डिप रिसेशन. अनदर इम्पोर्टेंट टर्म इज़ व्हाट इज़ मेल्टडाउन.
So meltdown is nothing but fall in financial market such as fall in stock exchange indices such as निफ्टी सेंसेक्स. जो meltdown टर्म है वो फाइनेंशियल मार्केट के रेस्पेक्ट में यूज़ किया जाता है, जबकि स्टॉक एक्सचेंज जो है उनमें जो काफ़ी ड्रास्टिक फॉल आ जाता है तो हम कहते हैं कि भाई मेल्टडाउन हो गया, वहाँ पे निफ्टी बहुत तेज़ गति से नीचे गिर गया, ऐसे ही सेंसेक्स में बहुत मतलब डाउनफॉल आ गया, देन विल से दैट देयर इज़ अ मेल्टडाउन इन द इकोनॉमी. तो हमने मेल्टडाउन स्टडी किया, डबल डिप्रिसिएशन देखा, इकोनॉमिक स्लो डाउन देखा, एंड हमने बिजनेस साइकिल को भी स्टडी किया. तो बिजनेस साइकिल के 4 फेज़ होते हैं: बूम फेज़, रिसेशन फेज़, डिप्रेशन फेज़, then the recovery phase. And in recovery the situation, it is a situation in which the output, employment, etc. increases in an economy when it recovers from recession or depression. तो ये रिकवरी का फेज़ है. रिसेशन या डिप्रेशन के बाद इकॉनमी रिकवर करती है, धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, धीरे धीरे आउटपुट जो जीडीपी आउटपुट है वो बढ़ता है, जिस कारण से उसे हम रिकवरी फेज़ बोलते हैं किसी इकॉनमी का. सो दिस वाज ऑल अबाउट साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद द अप्स एंड डाउन्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. In the next lecture, we will study about Keynesian unemployment, frictional unemployment, technological unemployment, educational unemployment.